हाय, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय। इस टॉपिक में हमने जो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं वो हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रकृति, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य, एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। लेखांकन एक विस्तृत धारणा है, एक व्यापक क्षेत्र है। और इसके क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन। ओके, तो अकाउंटिंग एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जो अपने आप में इन सारी अकाउंटिंग को, इन सारे लेखांकन को सम्मिलित किए हुए हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज एन यूजफुल सब्जेक्ट। लेखांकन एक उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। इट इज़ अ टूल टू मेजर बिजनेस प्रोग्रेस। ये बिजनेस की प्रोग्रेस को मेजर करने का एक टूल है। व्यवसाय की प्रगति को मापने का एक उपकरण है। व्यवसाय में जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उनको सबको मेजर करता है अकाउंटिंग, लेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न, स्मिथ और एशबर्न के अनुसार अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मापने और प्रतिवेदन देने का एक साधन है। इसमें इन्होंने बताया है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, उनके रिजल्ट्स को मेजर करना और उनको एक रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आना, ये काम होता है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मीन्स बिजनेस है तो डे वन से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एसेट्स आ रही है, कैपिटल लग रही है। इनके जो रिजल्ट्स आएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, इन सारे रिजल्ट्स को मेजर करने का एक टूल होता है, मेजर करने का एक मीडियम होता है, साधन होता है लेखांकन। ठीक है, इसकी और एक परिभाषा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंड एंथनी के अनुसार नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम में एक लेखा प्रणाली होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। हर एक बिजनेस का अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसके जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हो सकते हैं जो हर एक बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है। ठीक है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यह व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको मौद्रिक रूप में, मॉनिटरी फॉर्म में एकत्रित करने, कलेक्ट करता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है। सारांश बनाने, जितने भी ट्रांजेक्शन्स कलेक्ट हुए हैं उनको समराइज करता है, उनको सारांश के रूप में लेकर आता है। विश्लेषण करने, जो सारांश बनाया है, जो समरी बनाई है, उसको एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा जानकारी देने का एक साधन है। और बिजनेस को रिपोर्टिंग करता है, बिजनेस को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र। जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होता है उसी दिन से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डे वन से बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है, ट्रांजेक्शन्स होने लगते हैं, परचेज होता है, एसेट्स लगाई जाती है, कैपिटल आती है, लेन देन होने लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग साइकिल की ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ फर्स्ट स्टेप में हुए हैं उनको हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है। तो ये रिकॉर्ड हम करते हैं डे बुक या जर्नल में। जर्नल का एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है जिसमें डेट वाइज अमाउंट के साथ सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जर्नल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमें याद रहें जो हमने किए हैं। तो सिस्टमेटिकली जर्नल में वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जर्नल में जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं उन सब को क्लासीफाई किया जाता है लेजर, क्योंकि जर्नल में सारे अकाउंट्स एक साथ लिख दिए जाते हैं और लेजर में उन सारे अकाउंट्स को क्लासीफाई करके अलग अलग करके उन सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है। ये सारे
पॉइंट्स मैं आपको इंडिविजुअली सारे डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और उसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर में हमने जितने भी अकाउंट्स ओपन किए हैं उन सारे अकाउंट्स का बैलेंस जो निकला है वो ट्रांसफ़र होता है ट्रायल बैलेंस में, पर्टिकुलर उस अकाउंट के नाम से। फॉर एग्जांपल, अगर परचेज अकाउंट हमने ओपन किया है तो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो परचेज अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है 31 मार्च को। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, और उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर नेट लॉस होता है तो वो कैपिटल में से लेस हो जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बैलेंस शीट में जो जो टर्म्स आए हैं, जो जो आइटम्स हमने इंक्लूड किए हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, कैपिटल है, लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उन सब को एनालाइज किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और बिज़नेस की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, डेटर्स ज़्यादा हैं या क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं। तो जितनी भी आइटम्स बैलेंस शीट में इंक्लूड हुई हैं उन सब को एनालाइज करके, इंटरप्रिटेशन करके बिज़नेस की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। तो ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है जो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होके एनालिसिस पे फिनिश होता है, और जैसे ही एनालिसिस हो जाता है नए ट्रांजैक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जब तक बिजनेस रहता है तब तक ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कैश में परचेज किया है, कैश में सेल्स किया है, तो वो सारे कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में इंक्लूड किए जाते हैं। कैश बुक 4 टाइप्स की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। इन सब का डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप ये देखिए कि ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो हम आगे देखेंगे, ओके। नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जितनी भी सेल्स हुई है बिजनेस में उन सब को हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ ये याद रखनी होगी कि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आपने क्रेडिट में सेल किया है, उधार विक्रय, ठीक है। क्रेडिट में जो सेलिंग हुई है वो सेल्स बुक में आएगी, क्योंकि कैश वाली सेल्स आप ऑलरेडी कैश बुक में लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज बुक। यहाँ भी नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी परचेज आपने बिजनेस में किया है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। जो भी क्रेडिट परचेज है सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन्स परचेज बुक में आते हैं, कैश परचेज कैश बुक में जाएंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक, आपने जो चीज़ें सेल की है, जो प्रोडक्ट्स आपने सेल किए हैं वो किसी भी रीज़न से आपके पास वापस आ जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स रिटर्न बुक में। रीजंस कोई भी हो सकते हैं, कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कोई डिफेक्टिव है या ज़्यादा सामान चला गया है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक, आपने जो सामान परचेज किया है उसमें से अगर कोई डिफेक्टिव सामान है, आपको उस सामान की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सामान पसंद नहीं आया, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे परचेज रिटर्न्स बुक में, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक बनाई जाती है। जो बिल्स पे करने के लिए होते हैं, जो बिल्स रिसीव हो जाते हैं, उनको हम बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और नेक्स्ट होता है जर्नल प्रॉपर। यहाँ पर जितने भी सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं इनको, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, इन सब में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रकृति। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें लिखी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस। आर्ट भी बोला है उसको और हमने उसको साइंस भी बोला है,
ठीक है, अब देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट कैसे है? बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना, ठीक है, एक आर्ट है। जितने ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से, जितने ज़्यादा रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, उतना ही ईजी हो जाएगा रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। तो ये आर्ट कैसे है? सिस्टमेटिकली काम करना, रूल्स को फॉलो करना एंड प्रॉपर तरीके से सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्ट। एंड साइंस कैसे है? साइंस का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट के रूल्स का सिस्टमेटिक एंड क्लियर नॉलेज होना, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन स्टडी करके रिजल्ट निकाले जाते हैं। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट्स आते हैं और उसमें पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं। तो सेम अकाउंटिंग में भी उसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ये गोल्डन रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अकाउंटिंग में भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं, वैसे अकाउंटिंग में भी रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना होता है, राइट? तो इन रूल्स को बेस मान के रिकॉर्डिंग करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, इसलिए हम अकाउंटिंग को साइंस बोलते हैं। तो इन दिस वे अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज अकाउंटिंग? ऑप्शंस होते हैं A आर्ट, B साइंस, C A एंड B बोथ, D नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा C, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया। आर्ट मतलब अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, और साइंस रूल्स को फॉलो करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन क्यों किया जाता है? वो कौन से रीजंस हैं जिनके कारण लेखांकन करना ज़रूरी हो जाता है? फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन एरर्स। अशुद्धियों पर नियंत्रण। ह्यूमन नेचर है, कई बार अशुद्धियाँ हो जाती है, एरर्स रह जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जाए तो उन एरर्स पर कंट्रोल किया जा सकता है। एरर्स जितनी ज़्यादा कम होगी, एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। शुद्ध लाभ हानि की गणना। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट ही होता है फाइनल अकाउंट्स बनाना, और उन फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हमको पता चलता है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है। उसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बेसिस पे बिजनेस अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। उस प्रॉफिट का जब तक पता नहीं चलेगा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेक्स्ट, टू मेक एडजस्टमेंट्स। बिजनेस में कई एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ये एडजस्टमेंट्स होते हैं लाइक प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट कमिंग ईयर में जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर से, उन प्रीवियस ईयर वाले ट्रांजैक्शंस को और फ्यूचर वाले ट्रांजैक्शंस को करंट ईयर में ही एडजस्ट करना होता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं जो कमिंग ईयर से रिलेटेड है, आपको एडवांस में मिल गए हैं या आपने एडवांस में पे कर दिया है। इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका सबका एडजस्टमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वित्तीय स्थिति की जानकारी। अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग के बेसिस पे जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चल जाता है, लेकिन उसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब पता चलते हैं बैलेंस शीट से, और उसका बेसिस होता है अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कर योग्य आय का निर्धारण करना। बिजनेस है तो उसको बहुत सारे टैक्स पे करने होते हैं, इनकम टैक्स, GST। तो जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, जब तक प्रॉपर इनकम का पता नहीं चल रहा है, तब तक टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्ट्स, वैधानिक उद्देश्य। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का इनकम टैक्स, GST, प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का बेसिस होता है अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग के थ्रू ही ये लीगल ऑब्जेक्ट्स भी फुलफिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़। जो आपका बिजनेस है उससे बहुत सारे आउटसाइडर्स
रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे पीपल उससे जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, वो सारे जो पार्टीज़ हैं वो हो सकते हैं आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे आपने पैसा या सामान उधार लिया है, आपके डेटर्स हो सकते हैं जिन लोगों ने आपसे पैसा या सामान उधार लिया है, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन लोगों ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है एंड गवर्नमेंट हो सकती है। तो इन सारे रिलेटेड पार्टीज़ को आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप तभी दे पाते हैं जब आपके पास वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। हर एक बिजनेस में ऑडिट करवाना होता है, जो एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। तो उस ऑडिट को सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे ही किया जा सकता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, जब तक प्रॉपर डेटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तक ऑडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के लाभ। लेखांकन के लाभ किन किन लोगों को मिलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, व्यापारियों को लाभ। एडवांटेजेस टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को लाभ। एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, सरकार को लाभ। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को लाभ। एंड अदर एडवांटेजेस, अन्य लाभ। अब इनको इंडिविजुअली जो बेनिफिट्स होते हैं, जो एडवांटेजेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट, एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, व्यापारियों को लाभ। लेन देनों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बिजनेसमैन हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं जो उनको फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का पूरक। सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो अगर उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, तो बिजनेसमैन को आगे प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ नेट रिजल्ट्स, शुद्ध परिणामों की प्राप्ति। प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग की गई है, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स निकाले गए हैं, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया गया है, तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, प्रॉफिट या लॉस गलत भी आ सकता है। नेक्स्ट, रेफरेंस इन फ्यूचर, भविष्य में संदर्भ। कई बार हमें प्रूफ रखना होता है नेक्स्ट आगे आने वाले डिस्प्यूट से बचने के लिए, तो अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग की गई है ट्रांजेक्शन्स की, तो फ्यूचर के लिए वो एक रेफरेंस के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के रिजल्ट्स को कंपेयर करना हो या किसी और सिमिलर बिजनेस से अपने बिजनेस को कंपेयर करना हो, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, प्रबंधकीय सहायता। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस का बेस होता है अकाउंटिंग, तो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलती है प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स, ग्राहकों को लाभ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर प्राइस। अगर बिजनेसमैन ने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो उसको प्रॉपर कॉस्ट का पता रहता है कि उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है, और प्रॉपर कॉस्ट के थ्रू प्रॉपर प्राइस डिसाइड की जा सकती है, और वही प्रॉपर प्राइस कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती है। तो कस्टमर्स को ये इससे बेनिफिट होता है कि उनको कोई भी प्रोडक्ट प्रॉपर प्राइस पे मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी गुड्स, अच्छी वस्तुएं। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग की गई है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करके क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है और कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, सरकार को लाभ। सरकार को क्या लाभ होता है? फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। गवर्नमेंट बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बिजनेस को, और वो उसी बेसिस पे प्रोवाइड करती है कि अगर बिजनेस का अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से किया गया हो। अगर बिजनेस का अकाउंटिंग सही है, सरकार को पता होता है कि हाँ इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, तो सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। सरकार को अपने निर्णय लेने में, नई नई पॉलिसीज़ बनाने में कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना ज़रूरी होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब सारे बिजनेस ने, सारी कंपनीज ने अपने अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रांटिंग लाइसेंस, लाइसेंस देना। गवर्नमेंट जब बिजनेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तब भी गवर्नमेंट को बिजनेस की पोजीशन पता होनी चाहिए, और वो पोजीशन तभी पता चलती है जब अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो।
नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल लॉज, व्यापारिक कानून। बिजनेस से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं लाइक कंपनी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिनको बनाने में और अमेंडमेंट करने में गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है सही तरीके से अकाउंटिंग करने से। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण। गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स लेने होते हैं, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स। तो अगर हिसाब किताब सही तरीके से रखा गया हो, अकाउंटिंग सही तरीके से की गई हो, तो ही टैक्स का असेसमेंट सही तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को लाभ। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल, नियंत्रण। बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनको कितनी सैलरी देना है, उनको कितने घंटे के लिए काम पे रखना है, ये सब तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन सैलरी एंड बोनस, वेतन वृद्धि एवं बोनस। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कब इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, बोनस कब देना है, कितना देना है, ये सब भी डिसीजंस हो सकते हैं सिर्फ प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, अदर एडवांटेजेस, अकाउंटिंग के अन्य लाभ क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग, योजना बनाने में सहायक। बिजनेस में बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती है तो उनके लिए बेस अकाउंटिंग ही होता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, बजट, तो ये सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट, ऋण लेने में सहायक, हेल्पफुल इन बोरोइंग। कितनी अमाउंट की बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, वो अमाउंट कहाँ से अरेंज हो सकती है, कहाँ से लोन लेना है, कितना लोन लेना है, कितनी सिक्योरिटी देना है, ये सब अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ गुडविल। प्रीवियस ईयर्स के बेस पे बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, साझेदारी में सहायक। पार्टनरशिप अगर करनी है तो अकाउंटिंग को ही बेस रखना पड़ेगा, नए पार्टनर को ऐड करना है, किसी पार्टनर को साझेदारी ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो ये सब चीज़ें होती है प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति को आंकना। बिजनेस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, तो ये सब कुछ असेसमेंट होता है अकाउंटिंग के बेसिस पे। ओके, सो दीज वर द मेन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर है आप सिर्फ पॉइंट्स लिख लीजिए, अगर लॉन्ग आंसर है आप उनको डिटेल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बिंदु। फर्स्ट पॉइंट, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मैनेजर ने रिज़ाइन कर दिया तो उस रेजिग्नेशन से कंपनी में कितना लॉस होने वाला है, इस लॉस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी है, उस स्ट्राइक से कंपनी में लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होगा, लेकिन वो लॉस को हम फाइनेंशियली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है जिससे आपके कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इससे आपको लॉस हुआ है, लेकिन वो लॉस आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हमको मनी के टर्म में, मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है और अगर ये लिख दिया गया है कि 50,000 रुपये कैश, 2 ट्रक और 1 प्लॉट, तो ये चीज़ बिजनेस में नहीं हो सकती। वो जो भी चीज़ें आपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाई है आप उनको मनी में मेज़र करना होगा। तो इसका सही फॉर्म ये होगा, कैपिटल 50,000, प्लॉट 1 लाख एंड ट्रक्स 4 लाख। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है। बुक कीपिंग क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट काम होता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनको प्रिपेयर करके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू सो मच
Please like the video and subscribe the channel. And if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.